ठीक है, पिछले क्लास में हम सब ने क्या देखा था? पिछले क्लास में हम सब ने भारत का भौतिक स्वरूप देखा। क्या देखा था? भारत का भौतिक स्वरूप। मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स या ऐसी चीज़ों के बारे में भूगोल में बता रहा हूँ जो आपके जीएस पार्ट के साथ साथ भूगोल को समझने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। ये मदद इस तरह से करेंगे क्योंकि आपको आगे चल के पर्यावरणीय संबंधी जानकारियाँ भी रखनी होंगी। आपको जंगल, वन, वनस्पति, पठार और मिट्टी, इन सब क्षेत्रों की भी जानकारियाँ रखनी होंगी। आपको भूगोल के टॉपिक में वायु राशियाँ और वायुदाब की जानकारियाँ रखनी होंगी। इन सब को समझने और पढ़ने के लिए हमारे पास जो एक मुख्य विषय है या मुख्य क्षेत्र है, ये सब जिसे हमें आसानी से समझा सकता है, वह क्षेत्र है कटिबंध। वह क्षेत्र क्या है? कटिबंध। और कटिबंध क्या होता है? कटिबंध को हम जोन भी कहते हैं। कटिबंध को हम क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासेस में अक्षांश और देशांतर संबंधी जानकारियां दी थी। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या दिया था? अक्षांश और देशांतर संबंधी जानकारियां दी थी। और जब मैंने अक्षांश और देशांतर की बात कही थी तो वहां पर मुझे पता चला था कि अगर मैं अक्षांश की बात करूं तो अक्षांश वो रेखा होती है जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप से विभाजित करती है। किस रूप से विभाजित करती है? हॉरिजॉन्टली वो क्या करती है? पूरे पृथ्वी को काटती है। जब मैं अक्षांश को या उस अक्षांश जो काट रही पृथ्वी को, उसको मानचित्र यानी कि द्विआयामी और 2 डायमेंशनल मानचित्र क्या होता है हमारा? जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल आकृति है। क्या है ये? इस पर बनने वाला चित्र हमेशा द्विआयामी होगा, 2 डायमेंशनल होगा। और जब मैं इस पर अक्षांश रेखा को या पृथ्वी को दर्शाने की कोशिश करूंगा तो ये हमेशा क्या होगा? अक्षांश रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेकिन जैसे ही मैं इस पृथ्वी को ऐसे वास्तविक गोले के रूप में दिखा देता हूँ। कैसे दिखा देता हूँ? गोले के रूप में। अब मैं हकीकत में इस गोले को देखते ही तुरंत समझ जाऊंगा कि ये कैसी दुनिया में है? त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल है। क्योंकि मैं इसे आगे से भी देख सकता हूँ, पीछे से भी, चारों तरफ से भी। क्योंकि हम पृथ्वी पर ही हैं और पृथ्वी पर मौजूद होते हुए हम ऐसा नहीं है कि अपने घर को ही छत पे खड़े होकर देख पाएं। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें पृथ्वी के ऊपर हट करके कहीं दूर से देखना पड़ेगा वास्तविक पृथ्वी को। तब जाके हम ये पता कर पाएंगे कि हमारी पृथ्वी का मूल स्वरूप कैसा है, जो आज के समय में पॉसिबल हो चुका है। तो और उसी की अवधारणा पर हमारे पास क्या है? ग्लोब है। और पृथ्वी का जो रोटेशन है, पृथ्वी का रोटेशन है जिसे हम पृथ्वी की घूर्णन कहते हैं। अगर मैं इसे ऐसे समझूं तो ये देखिए थोड़ा सा पृथ्वी बेंड भी है। हमारी ये ग्लोब क्या है? बेंड है, जिसे मैं कह सकता हूँ कि इसमें 23.5 डिग्री का क्या है? झुकाव है, जिसके 2 एक्सिस होते हैं। एक तो ये अक्षीय रूप से होता है, एक कक्षीय रूप से होता है। एक झुकाव इसका ऑर्बिटल है और एक झुकाव इसका एक्सिस रूप में है, अक्षीय है। अक्ष का मतलब मैंने इसे एक्स एक्सिस माना और इसे वाई एक्सिस माना। वाई एक्सिस हमारा कक्षीय रूप में होगा, ऑर्बिटल होगा, और एक्स एक्सिस हमारा क्या होगा? अक्ष। हम बोल ही रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि पृथ्वी अगर ऐसे कर दे तो एक्स एक्सिस पे अब सीधा दिखेगा, जो मैं अभी बोर्ड पे बनाऊंगा। लेकिन हमारी वास्तविक पृथ्वी एक्स एक्सिस से ऐसे है। अब जाके देखिए, आपको ये वाला पॉइंट हल्का सा झुका हुआ है, तिरछा दिख रहा है, और यही क्या है? हमारा 23.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव है। कैसा झुकाव है? अक्षीय झुकाव है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पृथ्वी के झुकाव। इसके साथ साथ हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में या हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की घटना घट रही है। और ये घटना किसकी वजह से घट रही है? हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। कैसे? पश्चिम। ये देखिए, मैंने कहा था आपको कि ये जो हमारा 0 डिग्री लाइन है, जो ग्रीनविच लाइन है, ये जो ग्रीनविच लाइन है, ये हकीकत में ब्रिटेन की वेधशाला ग्रीनविच क्षेत्र है, वहां से गुजरती है। और इसे अंग्रेजों का वर्चस्व था पूरी दुनिया पर, तो उन्होंने इस रेखा को अपने यहाँ से गुजारा, वेधशाला के ऊपर से, और उन्होंने कह दिया कि यहीं से भारतीय जो भी पूरे विश्व का दिशाओं का निर्धारण होगा। उसके साथ साथ इसके पीछे आइडियल है इंटरनेशनल डेट लाइन, जो 180 डिग्री इसके पीछे है, वहां से पूरी तिथियों का निर्धारण किया जाएगा। और
यही वो जगह है, यही वो जगह है जिसको हम देख पा रहे हैं कि कैसे जा रहा है, किस रूप से काट रहा है, कैसे खड़े रूप से, जो कि देशांतरी रूप में जा रहा है। कैसे रूप में जा रहा है, ये मैंने आपको समझा दिया। और जब ये ऐसे देशांतरी कोई भी रेखा या वृत्त, क्योंकि अब मैं पृथ्वी पर बात कर रहा हूँ, ग्लोब पर, तो अब इसे मैं देशांतरीय वृत्त कहूँगा, देशांतर वृत्त कहूँगा, रेखा नहीं कहूँगा। रेखा हमेशा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पर शब्द यूज होगा। तो जैसे ही मैंने इसको कहा, और इस तरह से चाहे 0 डिग्री ले, चाहे 1 डिग्री, इस तरफ मैंने कहा क्या है, ईस्ट है, और इस तरफ क्या है, वेस्ट है, यानी ये पश्चिम है और ये पूरब है। इसीलिए ब्रिटेन के इस तरफ, हमारे लिए तो ये सब पश्चिम में ही है फिलहाल, क्योंकि भारत की स्थिति कहाँ है, भारत ये रहा भारत, और ये कहाँ है, ईस्ट में है 0 डिग्री के। तो यहाँ से हम बैठे बैठे पश्चिम के देश ये सब यूज करते हैं, तो हमारे से पश्चिम दिशा में वो हैं, इसलिए। लेकिन यहाँ के जो मुख्य पश्चिम और पूरब का निर्धारण हो रहा है यहाँ से हो रहा है। और एक इसकी अवधारणा ये भी है कि पूर्व से हमें सूर्य उगता हुआ दिखता है, क्योंकि अगर मैं इसको कुछ ऐसे दिखा दूं, और मैंने आपको ये कहा कि ये रहा पीछे, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे देखिए, ऐसे घुमा रहा हूँ। जब मैं ऐसे घुमाता हूँ ऐसे, और ये कैसा रोटेशन हो रहा है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हो रहा है, इसीलिए पीछे की चीज आगे आती हुई दिखती है। कैसे, पीछे की चीज आगे आती हुई। जब ये ऐसे घूमेगा, इसके ऊपर रहने वाले सभी लोग ऐसे जाएंगे। भाई जब पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है तो ऊपर कोई बिंदु है, ऐसे समझिए। मैंने यहाँ पर इसे एक बिंदु ऐसे बनाया, मैंने यहाँ क्या किया, मान लीजिए मैंने क्या किया है, मान लीजिए मैंने यहाँ एक बड़ा सा बिंदु दिखाया हुआ है, मैंने एक बड़ा सा बिंदु दिखाया हुआ। अब मैं कह रहा हूँ कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हमारी पृथ्वी रोटेट करती है। जब मैंने इसको ऐसे रोटेट कराया तो आप देखिए इस बिंदु यानी ये आदमी है, कोई क्या है, ये आदमी है जो कि खड़ा हुआ है यहाँ पे। जब पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ अगर मैं रोटेट करूँगा, तो क्योंकि हमें सूर्य पूरब दिशा में ही उगता हुआ दिखता है, और समझिए सुबह है, और सुबह में जब आपको सूरज पूर्व की तरफ उगता हुआ दिखेगा तो हमेशा याद रखिए ये ऐसे आप घूम रहे हैं पृथ्वी पर, ऐसे धीमे धीमे, और जब घूम रहे हैं तो आपको धीरे धीरे सूर्य ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। सूर्य अपनी जगह पर ही है, घूम कौन रहा है, आप रहे हैं। और एक समय होता है कि ऐसे घूमते हुए आप आ जाते हैं, सूरज यहीं पर है, और ये दोपहर के 12 बजे का समय, जब आपके सूरज क्या होता है, सर पर होता है, जब आपके सूरज क्या होता है, सर पर होता है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हमारे पृथ्वी का रोटेशन है, इसीलिए दिशा ऐसी पश्चिम पूर्व दिशा कोई वास्तविक में है नहीं, हमने बना लिया है, ठीक है। फिर भी हम समझने के लिए कह सकते हैं कि जब पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन होता है, या मैं कह दूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। कैसा रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। देखिए ना, अगर मैं इसे घड़ी मानूं, अगर मैं कहूँ ये रहा पोल, और मैं कहूँ घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, और मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करूँ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, और इसी को मैं आपसे सीधा देख रहा हूँ, तो देखिए पश्चिम से पूरब घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि पश्चिम से पूरब जा रहा है ना। इसीलिए हमें पूरब से चीजें आती हुई दिखती हैं, और क्योंकि हमारा पृथ्वी कर्व है, गोल है, तो और हमारा पृथ्वी का सरफेस भी बड़ा है, तो हमें एक क्षेत्र में तो सरफेस सीधा हुआ दिखता है, लेकिन जो आसमान है, जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है, जो हमें बादल दिख रहे हैं या जो भी है, या जो आकाश हमें ब्लू कलर में दिख रहा है, नीले कलर का, वो हमें आगे चलकर ऐसे घिरा हुआ दिखता है। कैसा दिखता है, घिरा हुआ। और ये इसलिए दिखता है क्योंकि जो लाइट होता है उसका एक नेचर होता है, प्रकाश का क्या होता है, एक नेचर होता है। प्रकाश का नेचर ये होता है कि जब कभी भी किसी सरफेस से या प्रकाश की एक किरण ऐसे आ रही है, ऐसे टकराती है, तो वो किसी कर्व पार्ट में हल्का सा बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है, अब आप समझिए जब ये बेंड होगी तो हम यहाँ पे खड़े तो हमें ये चीज गिरी हुई दिखेगी कि नहीं दिखेगी, समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम जब आकाश को पकड़ने दौड़ते हैं तो हम उसे कभी पकड़ पाएंगे ही नहीं। एक बच्चा जब ये करता होगा ऐसे, इसीलिए उसे नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये तो पता चल गया होगा कि देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं।
खासकर आइडियल टाइम तिथि रेखा के लिए करते हैं, और पूर्व पश्चिम में कौन क्या है इस बात का निर्धारण करने के लिए करते हैं। इस बात का निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं जब मैं अक्षांश की बात करता हूँ हमें ये बात पता चल जाता है कि अक्षांश का मतलब ही होता है पृथ्वी की ऐसी अवस्था जहां पर पृथ्वी को कैसे क्षैतिज रूप से कोई रेखा बांटे, और एक ऐसी रेखा जो बीचों बीच पृथ्वी से को काटती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? और बीचों बीच जो काट रही है उसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और जब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम कहते हैं तो इसके ऊपर भी मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, 90 डिग्री तक जा सकता हूँ, और इसके नीचे भी मैं कहाँ जा सकता हूँ, 90 डिग्री तक। मैं फिर कह रहा हूँ हमारा अर्थ ऐसा पोल नहीं है, ये ऐसे झुका हुआ है, पोल यहाँ और यहाँ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस द्विआयामी बोर्ड पर या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पर इस आकृति को ड्रा कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसे अक्षांश वृत्त ना कह के अक्षांश रेखा कह रहा हूँ, क्योंकि यही वृत्त या रेखा को, इसी रेखा को जब मैं ग्लोब पर देखूंगा तो मुझे एक छल्ले की तरह दिखेगा जो पृथ्वी के आगे पार्ट से पीछे की तरफ से गया हुआ होगा, ठीक है। जो मैंने अभी आपको ग्लोब पर दिखाया, तभी तो पृथ्वी घूम रही है, और हम इसके ऊपर यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे तो पीछे साइड भी जाएंगे, ऐसे ऐसे समझिए, पीछे जो यहाँ पे, समझ पा रहे हैं आप? ये हमारा क्या है, अक्षांश रेखा है, सॉरी अब यह मैं कह सकता हूँ अक्षांश वृत्त है, ऐसे समझिए, ये है अक्षांश वृत्त, समझ पाए अब? और अक्षांश रेखा ये रहा, ये क्या रहा जो मैंने मैप पे ड्रॉ किया। इसी तरह से मैंने जब इसको कहा कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसी तरह से मैं यहाँ 90 तक आ सकता हूँ, 90 डिग्री, और इस 0 डिग्री के नीचे वाले पूरे क्षेत्र को मैं साउथ या दक्षिणी अर्धगोलार्ध कहूंगा, ऊपर के 90 डिग्री को मैं क्या कहूंगा, उत्तरी अर्धगोलार्ध कहूंगा, ठीक है, अर्धगोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, और यहाँ अंत में आते आते नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये मैं कह दूंगा यहाँ पे इस बिंदु पर आते। इस बात को मैंने समझाया हुआ है कि बिंदु जो होता है उसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है, और अगर हम वास्तविक दुनिया में 90 डिग्री साउथ को खोजने निकलेंगे और 90 डिग्री नॉर्थ को खोजने निकलेंगे तो हमें ये मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम बिंदु पर पहुंच जाएंगे और बिंदु का कोई स्थान, बिंदु का कोई समय, बिंदु में कोई स्पेस या टाइम नहीं होता, तो एक इंसान या एक त्रिआयामी व्यक्ति के लिए वहां पहुंचना भी संभव नहीं, क्योंकि जैसे ही हम बिंदु पर पहुंचेंगे, हमें लगा बिंदु पर पहुंचे, जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया तो हम कर्व से क्या करेंगे, नीचे की तरफ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चलते हुए पोल पर चले गए, आपको लगा आप पोल पे पहुंच गए, क्योंकि ये हमने फिक्स कर रखा है, लेकिन अंतरिक्ष में तो ऐसा कोई पोल है नहीं। अंतरिक्ष में जो रोटेट करे हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अंतरिक्ष में पृथ्वी की अपनी एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ज्योमेट्रिकल संरचना, और ज्योमेट्रिकल आकृति में भी वो क्या कर रही है, घूम रही है। हमने उसकी घूमने और उसको एक काल्पनिक चीजें मान करके, काल्पनिक रेखा मान करके उसको फिक्स करवा दिए। वास्तव में ये ग्लोब, तो अगर मैं ग्लोब को हवा में लटका कर घुमाने की कोशिश करूँ तो यहाँ वो घूमेगा, इसीलिए हमने यहाँ बताया है कि पृथ्वी ऐसे बेंड, हल्की सी झुका हुआ है और फिक्स है। और इसका एक अर्थ ये भी है कि पृथ्वी के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसी तरह से जाती है अंतरिक्ष में, ठीक है, तो इसका भी अपना क्या है, प्रभाव है। इन सब का अध्ययन हमने किया हुआ है। और जब आप यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, सोचेंगे मैं पोल पर पहुँच गया, 90 डिग्री बिंदु पर पहुँच गया, तो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आप एकदम ऊपर पहुँचने के बाद वापस नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर जाएंगे, पीछे की तरफ आना शुरू कर जाएंगे। ये देखिए, पीछे आगे से चल के आए फिर पीछे की तरफ आना शुरू कर जाएंगे, ऊपर पहुँचते ही यहाँ से वापस नीचे उतरना शुरू कर जाएंगे। कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का जो सरफेस है वो कर्व है, और ये गोला है, और किसी भी गोले का कोई और छोर नहीं होता है, ठीक है।
तो शायद आप बिंदु की अवधारणा को समझ पाए होंगे, तो इसीलिए मैं इसको आगे और बताता हूँ। जब मैं अक्षांश की बात करता हूँ तो मैं 90 तक जा सकता हूँ। इसी तरह से मैं 1 डिग्री ऊपर आ सकता हूँ, 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते मैं यहाँ पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ में मैं आता हूँ। साउथ है नॉर्थ में क्यों बोल रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि ये जीरो क्या है, जीरो दोनों टीम में खेल रहा है, दोनों गोलार्धों के साथ ये कॉमन वाला काम कर रहा है, दोनों टीमों में खेल रहा है। इसीलिए इस जीरो को आगे काउंट करते समय हम दोनों में काउंट करेंगे, तो 90 ऊपर 90 नीचे कितने हो गए, 180। जीरो से हमने शुरू किया हुआ है, जीरो से हमने शुरू किया हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब मैं 1 2 3 करके 90 तक गया, तो हमें पता चला कि हमारी पृथ्वी पर टोटल 90 ऊपर और 90 नीचे 180 अक्षांश रेखाएं। कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 180 अक्षांश रेखाएं। और जैसे ही मैंने इन दोनों के साथ जीरो को अभी मैंने काउंट ही नहीं किया, और जीरो को काउंट किया तो तुरंत हमें पता चला कि ये कैसी 181वीं अक्षांश रेखा है। अब जाके काउंट किया ना मैंने जीरो को, 1 से लेकर 90, 90 ये 180, जीरो को मैंने जोड़ा ही नहीं था, अब उसमें जीरो वाला भी ऐड कर रहा हूँ। और यही 0 डिग्री अक्षांश हमारे पूरे पृथ्वी का दीर्घवृत्त भी कहलाता है, क्योंकि ये पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। समझ पाया? जैसे ही मैं 23.5 डिग्री साउथ आया, 23.5 डिग्री नॉर्थ आया, तो पता चला मैंने इसे एक नाम दे दिया, मैं इसे कर्क रेखा कह रहा हूँ, और इसे मैंने क्या कहा, मकर रेखा। और इसका 0 डिग्री अक्षांश का भी नाम है भूमध्य रेखा। क्या ये आप सबको समझ में आ रहा है? इसके तुरंत ऊपर बाद में जाते हुए यहां पहुंचूंगा, तो इसे मैं कहूंगा आर्कटिक रेखा। और यहां पर मैं आऊंगा तो अंटार्कटिक रेखा। मैं बार बार रेखा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसे बोर्ड पर आपको समझा रहा हूं, जबकि यह हकीकत में ग्लोब पर या वास्तविक पृथ्वी पर इसका नाम क्या होगा, वृत्त। क्या नाम होगा, वृत्त। और इसी को मैं, ये जो पोल वाला पॉइंट हमें मिला है, इस पोल, क्योंकि ये पोल एक पूरा क्षेत्र ही माना जाएगा, ये पूरा क्षेत्र इसके ऊपर का, यहाँ का, जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो ये पोल हो जाएगा, और इस पोल को ही मैं अंटार्कटिका ध्रुव कहूंगा। क्या कहूंगा, अंटार्कटिक। और इसी को मैं साउथ पोल भी कहूंगा। क्या कहूंगा, साउथ पोल। इसी को मैं क्या कहूंगा, साउथ पोल। और इसी के ऊपर मैंने कह दिया ये नॉर्थ पोल है। क्या है ये, नॉर्थ पोल। और इसी को मैं आर्कटिक पोल भी कहूंगा या आर्कटिक ध्रुव भी कहूंगा। क्या कहूंगा, आर्कटिक ध्रुव। अब मैं आपको बता रहा हूं 0 डिग्री से कटिबंध क्या होता है, बात इस पर चली थी, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी पर जब अक्षांशीय रूप से हम जलवायु का, इसका यूज क्या है अक्षांश का, जो मैंने ये बनाया है, इसका सबसे महत्वपूर्ण यूज है पृथ्वी की, इसकी पृथ्वी की जलवायु, पृथ्वी के मौसम, तापमान, वायुदाब और समुद्री जल धाराएं।
और समुद्री जल धाराएं। आदि का विस्तार से क्या करता है, वर्णन करने में सक्षम है। आदि का ये क्या करने में सक्षम है, विस्तार से बताने में सक्षम है। ठीक है, यानी कि जब कभी भी हमें पृथ्वी के संबंध में, पृथ्वी को भी और पृथ्वी के संबंध में उसके जलवायु, मौसम, तापमान, वायुदार, समुद्री जल धाराएं, इन सब का अध्ययन करना होगा। क्योंकि ये मैंने जितने भी बताए हैं ये हमारी पृथ्वी के पर्यावरण पर एक भौतिक कारक हैं, जिनमें सबसे प्रबल कारक क्या है, तापमान है। और यही वो प्रबल कारक है, क्योंकि यही ऊर्जा है, यही मुख्य ऊर्जा है, यही तापमान है। और इसी के चलते हमारे पृथ्वी की सारी भौतिकी क्या होती है, गतिशील है। और इसी भौतिकी के चलते हम पृथ्वी पर अन्य क्रियाकलाप भी कर पा रहे हैं। तो जब मैंने कहा समुद्री जल धारा इन सबको, तो ये सबको हमें समझने के लिए हमें कटिबंध को समझना जरूरी है। इसको समझना जरूरी है, कटिबंध को। ठीक है, और जब मैं कटिबंध कहता हूं तो कटिबंध का मतलब होता है दो अक्षांश रेखाओं। जैसे मैंने आपको कहा एक अक्षांश रेखा ये है 0 डिग्री, और इसके ऊपर की एक अक्षांश रेखा है 1 डिग्री। इसके ऊपर की एक अक्षांश रेखा है 1 डिग्री नॉर्थ, ऐसा समझ लीजिए। और इसके नीचे भी एक अक्षांश रेखा है 2 डिग्री साउथ। जब मैं नॉर्थ एंड साउथ कह देता हूं 0 डिग्री अक्षांश, इसमें आपको ये पता चल जाएगा, जैसे ही कटिबंध में कह रहा हूं, कटिबंध कहते हैं किन्हीं दो अक्षांशों के बीच पृथ्वी पर का वो संपूर्ण क्षेत्र, किन्हीं दो अक्षांशों के बीच पृथ्वी पर संपूर्ण क्षेत्र, या मैं कहूं किन्हीं दो अक्षांश वृत्तों के बीच का पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाएगा, कटिबंध कहलाएगा। किन्हीं दो अक्षांशों के या किन्हीं दो अक्षांश वृत्तों के जो पृथ्वी पर संपूर्ण क्षेत्र होगा वही क्या कहलाएगा, कटिबंध। जैसे देखिएगा कैसे है, जैसे मैंने कहा 0 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री अक्षांश के बीच में पृथ्वी पर कोई क्षेत्र है। ऊपर आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, और थोड़ी देर के लिए धैर्य धारण करें, मैं आगे इसे आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कटिबंध क्या है। ठीक, जैसे ही मैंने इसे कहा तो तुरंत आप इस क्षेत्र को देखिए। अब मैं वापिस आपको ग्लोब के जरिए समझाऊंगा। आप समझिए मैंने इसे रेखा को यहाँ पर बनाया हुआ है, 2 रेखाओं को मैंने बनाया है 0 से 1 के बीच का। मैं कह सकता हूँ ये बीच में जितने क्षेत्र पड़ रहे हैं ये इसी को हम क्या कहेंगे, कटिबंध कहेंगे। अब आप ये मत मान लीजिएगा कि 0 से 1 के बीच का क्षेत्र ही कटिबंध होगा। हो सकता है कि 0 से 90 के बीच का जो क्षेत्र है ये भी कटिबंध में कह सकता हूँ, इसे भी मैं क्या कह सकता हूँ, कटिबंध कह सकता हूँ। अगर मैं 0 से 23.5 डिग्री वाले क्षेत्र को कहूँ तो भी मैं इसे कटिबंध कहूँगा। और 0 को ना काउंट करके मैं कहूँ कि ऊपर यहाँ 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच में एक क्षेत्र है पूरी पृथ्वी पर, तो मैं उसे भी क्या कहूँगा, कटिबंध ही कहूँगा। इसका मतलब कटिबंध का सिंपल सी परिभाषा ही है, आसान सी परिभाषा, कि पृथ्वी का वो क्षेत्र जो 2 अक्षांश वृत्तों के द्वारा घेरा गया। अब वो 2 अक्षांश वृत्त कोई भी हो सकते हैं, चाहे इनके बीच के हों। भाई आपको बहुत सारे लंबे लोगों के बीच में श्रृंखला 90 लोगों की श्रृंखला खड़ी कर दी जाए और मैं किन्हीं 2 को उसमें से चुनूं अपनी मर्जी मुताबिक, तो क्या ये नहीं कहेंगे? आप तो हमेशा यही कहेंगे ना, ये 2 लोग के बीच की बात है। मैंने एक थ्रेड लिया, आप आगे हैं, उनके पीछे कुछ दूरी पर एक और है, बीच में कई सारे लोग छूट गए। मैंने एक रस्सी आपको पकड़ा और मैंने कहा इसे पकड़े रहिए, और एक वो रस्सी को पीछे ले जाकर दूसरे को पकड़ा दिया, और मैंने कहा आप दोनों, वो जो पुराने समय से बात किया जाता था ऐसे लगा के बात कीजिए। तो आप दोनों के बीच में जो क्षेत्र बन रहा है उसी को मैंने नाम दे दिया कटिबंध। अब इस वायर को मैंने कम कर दिया, मैंने एक आगे बगल में है और मैंने किसी को ना छोड़ के बगल वाले को ही पकड़ा दिया और मैंने कहा बात करो। अब उन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है उसको भी मैं क्या कहूँगा, कटिबंध। ये वही है, इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि पृथ्वी पर कोई भी 2 अक्षांश है, उनके बीच का पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्र
क्या कहलाएगा? कटिबंध। ठीक है, क्या आपको कटिबंध समझ में आ गया? इसी तरह से मैं आपको एक अवधारणा बताऊं। पृथ्वी के ऊपर कर्क रेखा 0 डिग्री के और नीचे मकर रेखा, ये वो क्षेत्र है जहां पर पूरी पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें हैं वो साल भर घूमती रहती हैं। इतने के बीच में क्या करती हैं? इन्हीं के बीच में गोला गोला घूमती रहती, पीछे साइड में। मैंने कहा ऐसे पीछे की तरफ भी जाएगा। ठीक, क्योंकि मैंने कहा सूर्य की सीधी किरणें इतने की दूर में ही टहलती हैं, बाकी ऊपर नहीं जा पाती। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये वो क्षेत्र है जहां पृथ्वी पर सबसे ज्यादा साल भर में तापमान मिलेगा। ये वो क्षेत्र है जहां पृथ्वी पर सबसे ज्यादा साल भर में क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। भाई सीधी पड़ रही है ना, ये वैसे है कि टार्च की मैं ऊर्जा डायरेक्ट इतनी दूर पर डालूं और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि हल्का सा ऊपर जाने के लिए किरणें उसकी बेंड हो जाती है ऐसे, तो जिसके ऊपर सीधी ऊर्जा पड़ती है, कभी आप टॉर्च को ऐसे एक लेजर लाइट को अपने हाथ में सीधे मार के देखिए, आपको गर्मी का एहसास होगा। मोबाइल के फ्लैश को सीधे यहाँ मार के देखिए, आपको ऐसा लगेगा आपको ये जगह हीट हो रहा है। क्योंकि एक बात ही है, एक अवधारणा है हमारे भौतिकी की कि किसी निश्चित क्षेत्रफल पर अगर हम जिस मात्रा में ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं उसको उसी एक कम क्षेत्रफल में प्रवाहित करेंगे तो जो तापमान होगा वो ज्यादा होगा, या ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होगी, उसे ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होगी ऊर्जा देने पर। अगर उसी क्षेत्रफल को मैं बढ़ा दूं या उसी को मैं हल्का सा तिरछा कर दूं तो ऊष्मा का जो फोकस होगा वो कम हो जाएगा, ऊष्मा का, और कम ऊर्जा प्राप्त होगी, या उसकी जो किरणें हैं वो तिरछी हो जाएंगी, है ना। तलवार को सीधा भोंकिए या सीधा आप पेट में घुसाएंगे तब ज्यादा वो खतरनाक होगा, या बस आप ऐसे तिरछा ऐसे टच करके निकाल देंगे वो अच्छा रहेगा, है ना। आप अक्सर युद्ध में देखते थे हमेशा सीधे वार करते थे जिससे बचने का कोई चांस ना रहे, और आपकी सारी ऊर्जा इस स्ट्रेट लेवल पे ज्यादा काम करती थी। वही अवधारणा यहाँ पर भी, और क्योंकि इतनी दूर में पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी को मैंने कह दिया उष्ण कटिबंध। क्या मैंने कह दिया? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। पहली बात तो आपको कटिबंध पता चल गया। अब कटिबंधों में भी एक कटिबंध पता चला जिसे मैं कहता हूँ उष्ण कटिबंध। इसी को मैं कहता हूँ ट्रॉपिकल जोन। क्या कहता हूँ? ट्रॉपिकल जोन। तो आज मैं आपको सिर्फ उष्ण कटिबंध और कटिबंध के बारे में बताया हूँ। अक्षांश क्या होते हैं मैंने ये बताया, और अक्षांशों का इस्तेमाल या अक्षांश रेखाएं और कटिबंधों का किस प्रकार और किन भौतिक कारकों से हम सीखते हैं और किन भौतिक कारकों को हम समझते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है और आपको बताया भी। तो आज के लिए इस विषय पर हम इतनी ही बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए आप सब इसे आराम से समझ सकते हैं।